किसी के बाप का हिम्मत नहीं कि पारसनाथ के आग को बुझा दे। आज तक ये थे भैया, तुम पारसनाथ देखी कहाँ हो? तुम तो एक दिन घूमने आई हो, तुमको पता कहाँ है पारसनाथ देखी कहाँ हो? 60 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। मिली गड़बड़ी सीएनटी जमीन पर रजिस्ट्री जनरल के नाम पर, आदिवासी जमीन को बना दिया जनरल। मैं नहीं कह रहा हूं, अखबारें कह रही है। कौरव कौन पांडव, टेढ़ा सवाल है। कौन कौरव कौन पांडव, टेढ़ा सवाल है। चारों तरफ शकुनी का फैला कुटजाल है। धर्मराज ने छोड़ी नहीं है जुए की लत, धर्मराज ने छोड़ी नहीं है जुए की लत। हर पंचायत में पंचाली अपमानित है। कोई बने राजा, कोई बने राजा, रंग को तो रोना है। सबके जोहार। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं कुछ आंकड़े इकट्ठे करके हर बार एक नया आंकड़ा लेकर आता हूँ। कुछ पेपर कट के माध्यम से, कुछ आंकड़े निकाल कर, कुछ किताबों से और कुछ गूगल से, इस तरह के आंकड़े और कुछ दस्तावेज जो मिलते हैं, कुछ कानून के जो दस्तावेज होते हैं, उसको लेकर मैं हर बार उपस्थित होता हूँ। आज मैं लेकर आया हूँ कुछ ऐसे आंकड़े जो आपको शायद दिलो दिमाग से हिलाकर रख देगा। आप जानते ही होंगे कि पारसनाथ आज विवाद के घेरे में क्यों है। क्या लगता है कि अतिक्रमण केवल धनबाद में हो रहा है, केवल बोकारो में हो रहा है, केवल सीसीएल, बीसीसीएल, टाटा, मेदांता जहां बसी वहीं हो रहा है? नहीं, जहां धर्म के लोग भी बसे हैं वहां भी अतिक्रमण हो रहा है। लेकिन वहां अतिक्रमण किस आड़ पे हो रहा है? धर्म के आड़ पे हो रहा है। वहां आप सवाल खड़ा करेंगे तो आप विधर्मी कहलाएंगे, आप कम्युनिस्ट कहलाएंगे, आप नास्तिक कहलाएंगे। लेकिन धर्म के आड़ में इतने बड़े बड़े धंधे क्यों हो रहे हैं, जानने का विषय। क्यों पारसनाथ को इको सेंसिटिव जोन से बाहर करने की बात कही गई है, जबकि इको सेंसिटिव जोन तो पारसनाथ की सुरक्षा करती है, पारसनाथ को सुरक्षित करने के लिए बनी थी। एक्चुअली में इको सेंसिटिव जोन बनाया किसने था? इको सेंसिटिव जोन को उन्हीं लोगों ने बनाया था जो लोग ये हटाने की मांग किए हैं और जिनके कारण ये हटी है। फिर इको सेंसिटिव जोन बना क्यों था, समझने वाला विषय है। सारा मामला इको सेंसिटिव जोन का है। कुछ लोग हम लोग समझ नहीं पाए। हम पर्यटन स्थल बनेगा उसका हम विरोधी हैं, वो नहीं बनना चाहिए। लेकिन इको सेंसिटिव जोन में क्या दिक्कत थी भाई? इको सेंसिटिव जोन में क्या आपत्ति थी, समझने का विषय है। इको सेंसिटिव जोन एक ऐसा चीज है, इसको कहते हैं हिंदी में अति संवेदनशील क्षेत्र। अति संवेदनशील क्षेत्र जहां होता है वहां क्या होता है कि गैर वानिकी कार्य करना मना होता है, पूरी तरह से प्रतिबंधित होता है। अगर वहां आप वानिकी कार्य करते हैं तो वहां गैर वानिकी कार्य करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट की आदेश यानी इजाजत लेनी पड़ती है। तो जब पारसनाथ में आग लग रही थी या फिर बहुत सारे कुछ हो रहे थे, तो इन लोगों ने, जिसमें से 18 शायद जैन समुदाय के लोग थे और कुछ आदिवासी मूलवासी लोग थे, जो इस डेलीगेशन में बैठे थे। और 2018 में ये डेलीगेशन बैठी और 2019 में 2 अगस्त 2019 को ये डेलीगेशन पास हुआ, जिसमें कहा गया कि पारसनाथ को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जाएगा। लेकिन इन लोगों ने सोचा कि इस इको सेंसिटिव जोन घोषित होगा तो वहां हम अच्छे से राज कर पाएंगे। लेकिन हो गया उल्टा। क्या उल्टा हो गया कि 0 पॉइंट से लेकर 26 किलोमीटर के दायरे तक वहां कह दिया गया कि आप इको सेंसिटिव जोन में 26 किलोमीटर के दायरे में कोई भी गैर वानिकी कार्य नहीं कर सकते। यानी आप वहां पर ना तो कंस्ट्रक्शन खड़ा कर सकते हैं, ना बिल्डिंग बना सकते हैं, ना ट्रस्ट बना सकते हैं, ना मंदिर बना सकते हैं। यानी गैर वानिकी कार्य में पूरी तरह से प्रतिबंधित लगा दिया गया, प्रतिबंध कर दिया गया। फिर उन लोगों ने सोचा कि अरे अब तो कंस्ट्रक्शन होगा नहीं तो ट्रस्ट बनेगा कैसे, मंदिर बनेगा कैसे, और ट्रस्ट और मंदिर बनेगा नहीं तो हम पैसे कमाएंगे कहां से, ये तो धंधा चल रहा है। फिर इन्होंने एक षड्यंत्र के तहत इस मामले को तुल दिया। फिर वही सरकार ने क्या किया, इन लोगों ने मांग किया कि इको सेंसिटिव जोन से उसको हटाया जाए। तो इस सरकार ने कहा कि ठीक है, इको सेंसिटिव जोन से हटाते हैं। अब इन लोगों ने, इस सरकार ने क्या किया, उसको इको टूरिज्म बनाने का फैसला लिया। इको टूरिज्म मतलब होता है कि वहां पर्यावरण के अनुकूल कार्य होना चाहिए, पर्यावरण के अनुकूल वहां पर सारी चीजें होगा, पर्यटन होगा, पर्यावरण को क्षति पहुंचाने वाला वहां कोई कार्य नहीं होगा। तो वही जब इको टूरिज्म जब ये सरकार ने घोषित कर दिया, उसी का विरोध था। तो जब आप भी चाहते हैं, एक समुदाय के लोग भी चाहते हैं कि पारसनाथ
बचे, उसका अस्तित्व बचे, और दूसरे समुदाय यानी आदिवासी मूलवासी जो झारखंड वासी हैं वो भी चाहते हैं कि पारसनाथ का अस्तित्व बचे, तो फिर बिगाड़ना कौन चाह रहा है? सवाल यहां खड़ा हो रहा है। तो फिर इसको बिगाड़ कौन रहा है? बिगाड़ कौन रहा है? बिगाड़ उस समुदाय के लोग बिगाड़ रहे हैं जिस समुदाय के लोग ने यह मांग किया है कि इको सेंसिटिव जोन हटना चाहिए। जब आप कहते हैं कि पर्यटन को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, तो पहले लोग पर्यटन में कितना लोग चढ़ते थे? शायद मेरे पास आंकड़ा है, पारसनाथ में लगातार हो रहा है वन क्षेत्र का दायरा कम, ये आंकड़ा है। इसमें कहता है कि प्रतिदिन औसतन 3000 लोग आते हैं शिखर जी, जो पहले 300 आया करते थे। आंकड़े कह रहे हैं पहले 300 आते थे। 1990 के दशक में लोग 300 चढ़ते थे, आज 3000 लोग चढ़ रहे हैं पर डे। क्यों? क्योंकि उस समय पहाड़ चढ़ने के लिए कोई रोड नहीं था। ये जैन लोगों ने, ये एक समुदाय के लोगों ने वहां पर रोड बना दिया, यानी कंस्ट्रक्शन का काम कर दिया। अब वहां गाड़ियां धड़ल्ले से, 2 व्हीलर धड़ल्ले से चढ़ती है, और धड़ल्ले से चढ़ने के कारण पहले लोग सोच के जाते थे पारसनाथ कि हमको पारसनाथ चढ़ना पड़ेगा, यानी 6-7 घंटा लगेगा, 4 घंटा चढ़ने में, 4 घंटा उतरने में, तो लोग चढ़ते नहीं थे। आज रोड बना दिया गया है तो 2 घंटे में आदमी जाते हैं, फुर्र के चढ़ के आ जाता है। तो इसको कौन बर्बाद किया? पारसनाथ को बर्बाद करने में सबसे पहला हाथ आपका है, क्योंकि आपने कंस्ट्रक्शन का कार्य किया। और आपके ही जो तीर्थयात्री आते हैं, डोली में 4000 रुपये लगता है और बाइक में 500 रुपया लगता है। आप ही के लोग चढ़ते हो बाइक से, वही लोगों ने बढ़ावा दिया है। चलिए रोड बना दिए, रोड में बनाने में तो सबसे पहले आपने कितना पहाड़ को काटा, पहाड़ के काट के कितना भी जंगल को जाड़े तो आप ही जाने। उसके बाद गाड़ियां चढ़ रही है, गाड़ियों में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर, ये सारे गैस प्रदूषण निकल रहा है, जिससे से वहां की प्राकृतिक संपदा, प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक सुंदरता नष्ट हो रही है। इसका जिम्मेवार कौन है? जैन समुदाय के लोग। क्यों? रोड आपने बनाया है, तभी वो गाड़ियां चढ़ रही हैं। उसके बाद आप कहते हैं अब एक पीछे साइड से, यानी निमिया घाट वाला क्षेत्र से, इधर का तो जमीन जनरल प्लॉट में है नहीं, सब वहां सीएनटी कानून लागू है। जब सीएनटी कानून लागू है और वहां आपका जमीन मात्र, उसके भी आंकड़े हैं, मात्र कितना डिसमिल, 200 के आसपास कितना डिसमिल आपका जमीन है, और वहां कई सौ एकड़ जमीन में वहां पर आज कंस्ट्रक्शन हो गया। कैसे हो गया? जब वहां जनरल प्लॉट है ही नहीं। समझने वाला विषय है, यानी जमीनों का अतिक्रमण हो रहा है। वहां जो जमीनें हैं या तो आदिवासियों की है, या तो मूलवासियों की है, या तो फॉरेस्ट विभाग की जमीन है, और अदर कोई जमीन है ही नहीं। जितनी जमीन थी उनकी, उसकी जमीन में कंस्ट्रक्शन पहले हो चुकी थी। अब बात करते हैं हम आगे पारसनाथ पहाड़ के ऊपर की। पारसनाथ पहाड़ में 24 तीर्थंकर हुए। 24 तीर्थंकरों के आपने हर टापू पे जाके आप एक मंदिर बना दिए, कह दिए कि टापू मेरा है, सब में आप कब्जा कर लिए। 24 तीर्थंकर हुए और 32 मंदिरें बना दी। उतना ही ट्रस्ट आप लोगों ने बनाया। क्यों? सवाल खड़ा होता है। उसके बाद उतना ट्रस्ट खड़ा किए। अब ट्रस्ट उतना खड़ा करने के बाद अब क्या कर रहे हैं? निमिया घाट के क्षेत्र से जो है, इधर जमीनें जब खत्म हो गई तो निमिया घाट से क्षेत्र से आप 15 किलोमीटर का एक रोड बना रहे हैं, जो पारसनाथ के ऊपर टोंक तक जाएगी। 15 फीट का जो रोड है वो पूरा पहाड़ को काट कर बनाया जा रहा है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप निमिया घाट के क्षेत्र से, जहां निमिया घाट का ओवरब्रिज बना हो, वहां से घुसिएगा और पुतरी घड़ी होकर आप चढ़िएगा। आधा जेसीबी अभी भी लगा हुआ हो, जाके देख लीजिए। रोड बनाने की क्या जरूरत थी? उसके बाद भूवैज्ञानिक कहते हैं कि किसी भी भू धंसने का सबसे बड़ा कारण होता है उसमें कंस्ट्रक्शन होना। आज बड़े बड़े मंदिर ड्रिलिंग करके पारसनाथ पहाड़ में बनाए जा रहे हैं। अब जब गाड़ियां चढ़ेंगी और गाड़ियों से जो कंपन होगा उससे भूस्खलन होगा। आज पारसनाथ पहाड़ देख लीजिए, एक बहुत बड़ा भूस्खलन हो चुका है। ये बात हुई। चौथा बात ये हुई कि जब पारसनाथ के जंगलों में हर साल आग लगता है तो ये एक समुदाय वाले कहां चले जाते हैं? आप वहां खंडहर देखने नहीं आते हैं। वहां के प्राकृतिक संपदा सुरक्षित है, प्राकृतिक संसाधन सुरक्षित है, प्राकृतिक सुंदरता सुरक्षित है, तभी लोग वहां देखने आते हैं। लेकिन अगर उजड़ जाए तो लोग वहां देखने नहीं आएंगे, कभी देखने नहीं आएंगे। लेकिन आग बुझाने के टाइम में तो कभी नहीं दिखते आप लोग। अब कहते हैं हम कुछ चीजें, हम पर्यटन स्थल बनाने की मांग को हम खारिज करते हैं, वो नहीं बनना चाहिए। लेकिन आप जो बना रहे हैं पर्यटन स्थल,
पर्यटन स्थल को बढ़ावा कौन दे रहा है? पर्यटन स्थल को तो बढ़ावा आप ही दे रहे हैं। पहले आप रोड बना दिए, उसके बाद आप इधर से 15 फुट का रोड बना रहे हैं जिसमें कार चढ़ेंगी। अभी तो बाइक चढ़ता था, अब कार चढ़ेंगी। तो सरकार पर्यटन स्थल बनाए तो गलत, आप बनाए तो सही। ये क्या माजरा है? समझ से परे है। क्यों? सरकार बनाएगी तो सरकार को टैक्स देना पड़ेगा, और आप बनाएंगे तो टैक्स बचेगा, ताकि टैक्स का चोरी करके माला माल आदमी बन सके। ये मामला है। अब है कि हम वहां पर जहां तक आता है दारू, गुटखा, सिगरेट, शराब, इस पर प्रतिबंध लगे, इसका मैं समर्थन करता हूं। इसका मैं पुरजोर समर्थन करता हूं। प्लास्टिक पॉल्यूशन, प्लास्टिक चीजें प्रतिबंध होने चाहिए। लेकिन जिस समुदाय के लोग वहां तीर्थ यात्रा करने आते हैं, उनके लिए भी प्लास्टिक से खाद्य पदार्थ जो हैं उस पर बैन लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि स्थानीय लोग को खाने पर प्रतिबंध लगा दिया जाए और जो लोग आए वो प्लास्टिक वाला पैकिंग वाला सामान लेके जाए और आराम से खाए। ऐसा नहीं चलेगा। अभी जब प्लास्टिक का बात उठी थी, तभी एक लड़का हमको वहां से वीडियो बना के भेजा कि देखिए लोग प्लास्टिक का पैकिंग लेके आते हैं और देखिए किस तरह से खा रहे हैं, और यहाँ के लोगों को कहते हैं कि प्लास्टिक का पैकिंग, वहां पर प्लास्टिक पॉल्यूशन होता है। हाँ, मानते हैं, इस चीज को हम मानते हैं। प्लास्टिक पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। प्लास्टिक बोतल के पानी लेके नहीं चलना, वहां नहीं फेंका जाना चाहिए। इससे प्राकृतिक संपदा जो है वो नष्ट होती है, प्राकृतिक सुंदरता नष्ट होती है। इस बात को हम एक्सेप्ट करते हैं। उस पर प्रतिबंधित लगना चाहिए, लेकिन केवल यहाँ के स्थानीय और मूलवासियों के लिए नहीं, सबके लिए होना चाहिए। ये चीजें बात है। उसके बाद वहां पर जाहिर थान है, मांझी थान है। आप हम अहिंसा परमो धर्मा आप कहते हैं, हम उसका मानते हैं, चलिए। लेकिन जब आग लग के हजारों जीव जंतु, पशु पक्षी, बाघ, शेर, सियार, हुंडार जब जल के मरता है, तब आपकी अहिंसा परमो धर्मा कहां चली जाती है? तब कहां रहते हैं आप? पता नहीं रहता। आप हर साल लाखों हेक्टेयर भूमि जल जा रही है, जंगल जल जा रहा है, तब कहां रहते हैं आप? सोचने वाला विषय। उसके बाद जाहिर थान जो है, मांझी थान जो है, जो भी हमारी आदिवासियों की, मूलवासियों की, झारखंडियों की जो है पूजा स्थल, उसमें हम लोग बलि देते हैं। हमारी प्रथा है, हमारी धर्म है। जैसे आपका धर्म है वैसे हमारे भी धर्म है, जो आदि काल से चली आ रही है, आदि काल की परंपरा है। हम तो उस परंपरा को मानेंगे। आप कैसे रोक सकते हैं? आपकी धर्म है, उसका हम आदर करते हैं और आज तक करते आए हैं। कभी हम लोग आप लोग को ठेस नहीं पहुंचाए हैं। लेकिन हमारा जो क्षेत्र है, जहां मांझी थान है, जाहिर थान है, वहां हम पूजा करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? आपका धर्म धर्म है, हमारा धर्म धर्म नहीं है। हम आपके लिए छोड़ के चले जाए? हम आपका धर्म का बारे में बात करेंगे तो हम कम्युनिस्ट हो जाएंगे, हम नास्तिक हो जाएंगे। और जब आप हमारे धर्म पे आक्रमण कीजिएगा तब आप धार्मिक बन जाइएगा। मेरा भी धर्म है, तो समय न आज तक जैसे बनते आया है कि हमारा जहां जाहिर थान है, मांझी थान है, वहां हमारा सुरक्षित रहे, वहां हम बलि देंगे, वहां हम पूजा करेंगे, हमारा जो काम है हम करेंगे। आप अपना जहां है स्थल है वहां पर आप सुरक्षित रखिए। जहां तक बात चप्पल लेके चढ़ने की, तो पारसनाथ हम लोग भी वैष्णो देवी जाते हैं, तो वैष्णो देवी में कोई चप्पल जूता लेके भी चढ़ता है सीढ़ी में, कोई घोड़ा से भी चढ़ता है, कोई दंडवत प्रणाम करके भी चढ़ता है, कोई खाली पैर के भी चढ़ता है। जो जिसकी जैसी आस्था वैसे प्रकार से वो चढ़ता है। आपकी आस्था है, आप चप्पल जूता लेके नहीं चढ़िए। मेरी आस्था है, हम तो आज तक पहाड़ हम 6 सालों से जा रहे हैं। आज मेरी माँ गोद में लेके जाती थी। आज मेरा 30 साल उम्र है। हम लगातार हर साल हम मकर संक्रांति के मेला में चढ़ते हैं पारसनाथ। हम आज तक जूता चप्पल, वहां कहा जाता है कि एक जूता फटना जरूरी, हम लोग का ऐसा कहावत था, एक जूता पारसनाथ चढ़ना, एक जूता फाटे एकदम जरूरी हो। तो जब जूता फट जाता पैर का क्या हाल होगा, समझने वाला विषय। हम आपकी मंदिर में कभी प्रवेश नहीं किए जूता चप्पल। हम आदर करते हैं, हम भी संस्कृति को मानते हैं, हम भी उस धर्म को मानते हैं। हम कभी जूता चप्पल में सीढ़ियों में खोले हैं। कोई भी बंदा हमको दिखा दे, एक भी बंदा की चप्पल लेके कोई मंदिर में घुसा होगा? कतई नहीं घुसा होगा। क्योंकि हर किसी को मालूम है कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च में जूता चप्पल लेके नहीं जाना चाहिए। अरे हम तो वहां का स्टूडेंट हैं, जब विद्यालय में भी लोग चप्पल जूता लेके नहीं घुसते थे। उस समय का हम विद्यार्थी हैं। हम खुद विद्यालय में बोरा बिछा के बैठते थे, हम लोग चप्पल जूता लेके नहीं घुसते थे। हम वहां का स्टूडेंट है और हम नहीं जानेंगे कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारा धर्म क्या है? हमें सिखाइएगा आप। तो जो चीजें हैं, ये लोग केवल और केवल अपना पैसा कमा सके। आज आप देख लिए बराकर में जो इन लोग का सिस्टम बन रहा है, जिन्होंने ये मैप जो तैयार किया है, मैप के हिसाब से इन लोग को बनना शुरू हो गया है। आप जाके देख लीजिए, बराकर के किनारे जो बना है
जो मंदिर जो ट्रस्ट बना है वो कितना एरिया में फैला हुआ है। वो बराकर नदी के पूरा कैचमेंट एरिया को ले लिया गया है, बनना शुरू हो गया। अब यहाँ निमिया घाट के इधर जमीन खत्म हो रहा था मधुबन साइड में, तो अब ये लोग निमिया घाट के क्षेत्र में आ गए हैं। और अभी देखिएगा, हम अभी लिख के दे रहे हैं, मेरा स्क्रीनशॉट रख लीजिए, मेरा वीडियो रख लीजिए, और 10 साल बाद देखिए जब रोड ये बन जाएगा इस साइड, तो देखिएगा आज 2 गो वहां ट्रस्ट बन चुका है, 2 गो कोठी बन चुका है इस साइड में। उतने ही कोठियां, उतना ही मंदिर आपको मधुबन साइड में जितना है, वही साइड में आपको रोड ये हाईवे के साइड में भी मिलेगा। आप देख लीजिएगा इसका निरीक्षण करके। हम पिछले साल आग बुझाने के क्रम में पूरा पारसनाथ का दौरा किए हैं। पारसनाथ का एक एक चीज का दौरा किए, एक एक चीज को जाने हैं। चढ़ने के 44 रास्ते, 44 रास्ते को हमने जिधर से चाहे उधर से चढ़ सकते हैं, हम उतना पारसनाथ का निरीक्षण किए हैं। रात रात भर, दिन दिन भर हम बिताए हैं। उतना घना जंगल में हमारा पूरा टीम 15 दिन तक हम लोगों ने पूरा संघर्ष के साथ आग को बुझाया। जो जंगल में आग 3 महीने लगती थी, वो हमने 15 दिन में बुझाया। उसके बाद आंकड़े कहते हैं झारखंड में 10,108 वर्ग किलोमीटर वन भूमि से जंगल हो गए गायब। कौन कर रहा है? लूटखंड जारी है पूरा झारखंड में। कैसे जंगल गायब हो रहे देखिए, आंकड़े कह रहे हैं, आंकड़े कह रहे हैं। आगे कह रहा है कैसे लूटखंड होता है। हम पारसनाथ को तो बताएं कि कैसे लूटखंड हो रहा है। जस्ट हथियार नहीं तो दूसरे दस्तावेज के आधार पर होगी जमीन की रजिस्ट्री। बस ऐसा ही मधुबन में भी हो रहा है। पोर्टल में छेड़छाड़ कर बदलता था जमीन का रिकॉर्ड, हुआ गिरफ्तार। बस ऐसा ही कायर हो रहा है मधुबन में। सारा पोर्टल को छेड़छाड़ करके जमीन को भूमिदान के नाम पर और इस तरह से करके वहां पर जमीनों को लिया जा रहा है। मान लीजिए कोई गरीब व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति को ये लोग ज्यादातर वहां के मूलवासी आदिवासी को विकास नहीं करता है। इसलिए विकास नहीं करता कि ये लोग गरीब रहेगा तभी ये लोग जमीन को बेचेगा। अगर विकसित हो गया तो ये लोग जमीन को नहीं बेचेगा। इसलिए जब उनकी विपदा पड़ती है तो ये लोग कुछ पैसा दे के उसको मदद कर देता है आर्थिक रूप से। फिर कहता है कि आपको इतना पैसा दिए, आपको चुकाना पड़ेगा। नहीं चुकाने पर कहता है ठीक है जमीन में दे दो, और कुछ पैसा दे देते हैं। और इस तरह से वहां दान पात्र के नाम से लिखा लिया जाता है और वहां पर जमीन इस तरह से लिया जा रहा है। देखिए, मिली गड़बड़ी सीएनटी जमीन पर रजिस्ट्री जनरल के नाम पर। जब उसके बाद बोकारो में 96,150 एकड़ भूमि पर कब्जा, भूमाफियों ने नदी तालाब तक बेच डाले। भूमाफियों ने नदी तालाब तक बेच डाले। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिए। नदी तालाब तक बेच डाले, जैसे वहां मधुबन में जंगल तक बेच डाला है। पारसनाथ में जंगल तक बिक गया है, जैसे और जगह बिक रहा है। सैकड़ों एकड़ जमीन पर झुग्गियां मुफ्त की बिजली और पानी ले रहे हैं कब्जाधारी। समझने वाला विषय है। हजारों डॉक्यूमेंट्स, हजारों एक नहीं, हजारों डॉक्यूमेंट है, जिसमें कह रहा 10 अफसरों की बीवियों ने खरीद ली 211 डिसमल भूमि। समझिए, अफसर है, 10 अफसरों की बीवियों ने खरीद ली 211 डिसमल भूमि। हजारों दस्तावेज है। अभी तो आप लोग ने पल्स हॉस्पिटल का नाम सुना ही होंगे। पल्स अस्पताल की 33 डिसमिल जमीन भुइहरी, मुंडारी, खुटकटी और कोड़कर भूमि, ये चारों भूमि कभी बिक नहीं सकती। लेकिन पल्स अस्पताल के 33 डिसमिल जमीन भुइहरी म्यूटेशन करने से इनकार किया तो 4 दिनों में सीओ का हो गया था ट्रांसफर। फिर भी बिना म्यूटेशन के हॉस्पिटल का नक्शा बनाया गया। सोचिए, जमीन को बिना म्यूटेशन के आधार पर ही उसका नक्शा बना दिया गया पल्स हॉस्पिटल का, और उसको पास कर दिया गया। और आज कई करोड़ का जो है पल्स हॉस्पिटल खड़ा हो गया। वो तो पूजा सिंघल पकड़ाई जो ये मामला का खुलासा हुआ। अपनी जमीन के लिए भटक रहे हैं आदिवासी परिवार। ध्यान से सुनिएगा, अपनी जमीन के लिए भटक रहे हैं आदिवासी परिवार। अधिकारियों ने बिगवा मुंडा की जमीन, बिगवा मुंडा की जमीन की कर दी थी दूसरे के नाम। सोच लीजिए, आदिवासी जमीन को भी बेच दे रहा है। सबसे ज्यादा जमीन की खरीद बिक्री में धनबाद तीसरे नंबर पर, पहले नंबर पर रांची। गिरिडीह कितना नंबर पे आ रहा है? 6ठा नंबर पर। सोचने वाला विषय। इस तरह से हजारों डॉक्यूमेंट है। अगर हम बताते चलेंगे, देख लीजिए डॉक्यूमेंट मेरे पास है। ऐसा नहीं कि मैं अनर्गल बातें कर रहा हूं, ये पूरा डॉक्यूमेंट है। इधर भी भरे पड़े हैं, इधर भी भरे पड़े हैं, पूरा भरे पड़े हैं पूरा। आप सोचिए, आप समझिए, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। एक बात यही कहना चाहता हूं, हम जो हमेशा मैं कहता हूं, कौन कौरव कौन पांडव टेढ़ा सवाल है।
कौन कौरव कौन पांडव टेढ़ा सवाल है, चारों तरफ शकुनी का फैला कुटजाल है। धर्मराज ने छोड़ी नहीं है जुए की लत, धर्मराज ने छोड़ी नहीं है जुए की लत, हर पंचायत में पंचाली अपमानित है। कोई बने राजा रंग को तो रोना है। ये पूरा ये जो धनबाद बोकारो जिलों में जारी है, तो वहां क्यों नहीं हो सकता, वहां भी हो रहा है। यूपी के आदमी ने बोकारो में खरीद ली 74 एकड़ वन भूमि, देखता रह गया वन विभाग। समझिएगा, 74 एकड़ वन भूमि को देखता रह गया वन विभाग। वहां वन विभाग भी देखता ही रह जा रहा है। मधुबन में भी सेम यही हाल है, पारसनाथ में भी सेम वही हाल है। आदिवासी जमीन रंग को तो रोना है, हम लोग को रोना ही है। एक बात और है कि क्या फर्क पड़ता है इस देश में राजा कौरव हो या पांडव, क्या फर्क पड़ता है इस देश में राजा कौरव हो या पांडव। जनता तो बेचारी द्रौपदी है। अगर कौरव राजा हुए तो चीरहरण के काम आएगी, अगर पांडव राजा हुए तो जुए में हार दी जाएगी। बस इतना ही फर्क है। जनता द्रौपदी है और झारखंड की जनता तो उससे बड़ा द्रौपदी है। इसका तो चीरहरण नहीं, चीरहरण वगैरह सब कुछ हो रहा है। चीरहरण के साथ साथ क्या क्या हो रहा है पता ही नहीं। चाहे संजय हो डरा हुआ, चाहे सच कहना सुनना भारी हो, चाहे संजय हो डरा हुआ, चाहे सच कहना सुनना भारी हो, चाहे धृतराष्ट्र बैठा हो गद्दी पर जनता ना कभी गंधारी हो। हम लोग को गंधारी बनने का टाइम नहीं है। हमारा जो राजा है वो तो धृतराष्ट्र बना हुआ है, मतलब अंधा हुआ है। हेमंत सोरेन हो चाहे मोदी हो, सब तो वहाँ आदिवासी मूलवासी को तो देखा नहीं गया। केवल एक पक्षीय वार्ता हुआ, जैन लोगों ने कहा कि हमारा होना चाहिए तो सुन लिया गया। अरे आदिवासी मूलवासी को कौन सुनेगा। मीडिया वाला आया, आज तक आया, जी न्यूज आया, इंडिया टीवी आया, किसका कवरेज किया, केवल एक पक्ष का। तो दूसरा पक्ष का कौन सुनेगा, आपका कौन सुनेगा। आपके जो राजा है वो धृतराष्ट्र बने हुए हैं और हम लोग है जनता। हम लोग को गंधारी बनने का समय नहीं है, आंखों में पट्टी बांधने का समय नहीं है। अगर आंखों में पट्टी बांधते हैं तो ही स्थिति होगा। अगर गंधारी, चलिए धृतराष्ट्र अंधा था, गंधारी तो अंधी नहीं थी, वो देख सकती थी, वो तो सब कुछ समझ सकती थी, वो तो रोक सकती थी। लेकिन उन्होंने भी आंखों में पट्टी बांध लिया, जिस कारण से पूरा हस्तिनापुर का विनाश हुआ, पूरा कौरवों का नाश हुआ। तो अगर हम लोग भी बनते हैं, अगर हम लोग भी गंधारी बनते हैं तो हम लोग का विनाश भी हम लोग का भी तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपका बोकारो धनबाद तो चला गया, जमशेदपुर चला गया। अब आपका जो सुरक्षित स्थान था वो भी किसी ना किसी वजह से, जरूरी नहीं है कि सीसीएल, बीसीसीएल, टाटा, मेदांता, उषा मार्टिन या कोई कंपनी लूटे तभी सही, धर्म के नाम पर भी लूटा जा रहा है। और आप विरोध कीजिएगा तो आप नास्तिक कहलाइएगा, आप कम्युनिस्ट कहलाइएगा। बड़ा अच्छा बात एक आपका बहुत अच्छा बात नागार्जुन कह के गए थे, जो रोजी रोजगार हक की बातें करेगा, जो रोजी रोजगार हक की बातें करेगा वो निश्चय ही कम्युनिस्ट कहलाएगा, वो निश्चय ही कम्युनिस्ट कहलाएगा। आप आवाज उठाइए, आप अधार्मिक कहे जाएंगे, आप धर्म के विरोधी कहे जाएंगे, आप नास्तिक कहे जाएंगे, लेकिन जब आप पे वहां पर उतर के देखिए, उस जगह के निरीक्षण करके देखिए, तो आपको वास्तविकता का पता चल जाएगा। और जितने भी मीडिया हाउस हैं, जितने भी राजनेता हैं, जितने भी मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, सभी से कहेंगे कि लेटर पैड करना, जारी करना बहुत ही आसान काम है, लेकिन वहां पे जाके जांच पड़ताल करना बहुत ही कठिन काम है। इसलिए पहले जाइए, जांचिए और पड़ताल कीजिए कि वहां आखिर हो क्या रहा है। जितने भी ट्रस्ट, जितने भी मंदिर, जितनी भी कोठियां बनी हुई है, सबके दस्तावेज की जांच अगर निष्पक्ष किया जाए तो मैं गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूं कि उतना बड़ा फ्रॉड, और उनके ट्रस्टों की जांच किया जाए तो उतना बड़ा फ्रॉड शायद झारखंड में कहीं नहीं हुआ होगा जितना बड़ा वहां हो रहा है। जंगलों में आग लगाकर साफ किया जाता है ताकि एनओसी मिल सके। जंगल कम रहेंगे तो एनओसी जल्दी मिलेगा। और इसमें वन विभाग भी शामिल है, प्रशासन भी शामिल है और साथ ही विधायक मंत्री शामिल है, सबको फंडिंग हो रहा है। आप जनता केवल देखने का, मुंह देखने का काम कर रही। बाकी समझिए, समझने का विषय है। अगर मेरी बातों पे अगर त्रुटि लग रही है
तो जितने भी सदस्य या साथी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इस वीडियो को पूरी तरह से देखिए, समझिए, जानिए और औरों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए। और साथ ही साथ मेरी बातों को केवल सुन के, देख के और विश्वास मत कर लीजिए। आप खुद वहां जाइए, 15 दिन 1 महीने गुजारिए गुपचुप तरीके से और जानिए, जांच पड़ताल कीजिए कि कहाँ कौन सा चीज स्थित है, कहाँ कौन सा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कहाँ जंगलों की कटाई हो रही है और किस तरह से हो रही है, किस तरह से पारसनाथ को उजाड़ा जा रहा है। और जो बचाने की बात करते हैं वो किस तरह से फ्रॉड करके इसको केवल और केवल धंधा करने का एक साधन मात्र पारसनाथ को बना लिए। आप पता कर लीजिए। और किसी को मर जाने से या मोक्ष प्राप्त कर लेने से उसका नहीं होता। अगर ऐसा होता ना तो महावीर जी पावापुरी में भी थे, गौतम बुद्ध का निर्वाण जहां भी प्राप्त हुआ। गौतम बुद्ध आज बोध गया में है ना, बोधि वृक्ष, तो उन्होंने नहीं कह दिया। आज वहां आप जाइए तो वहां जितने भी रेस्टोरेंट है वो भी तो अहिंसा के पुजारी थे, वो भी तो अहिंसात्मक थे, उनके यहाँ भी मांस मदिरा नहीं चलता। तो जब उन लोगों को नहीं चलता तो वो जो गया में है, तो गया को भी तो टूरिस्ट स्पॉट घोषित है। और टूरिस्ट स्पॉट घोषित होने के साथ साथ वहां पर तो नहीं, जैन लोग, बौद्ध लोगों ने बोल दिया कि यहाँ पर हम, मेरा अधिकार होना चाहिए, ये मेरा है, यहाँ किसी को प्रवेश वर्जित, सभी का प्रवेश वर्जित रहेगा। आप गया चले जाइए तो वहां बिहार गया में जितने भी होटल है, रेस्टोरेंट है, जितना भी दुकान है, पान दुकान, गुमटी दुकान, सब का सब वहां के मूल वासियों को मिलेगा, बिहार वासियों को मिलेगा, इस तरह से लोगों को मिलेगा। लेकिन यहां पर कह दिया जाता है कि केवल और केवल जैनिज्म। ऐसा नहीं चलेगा। जमीन हमारी और हम ही को खरीदने का प्रयास कीजिएगा तो ये नहीं चलेगा। और कौन गारंटी है? हम तो आप सवाल खड़ा करेंगे। जब इसके मुनि महाराज जितने बड़े बड़े, वो लोग कहते हैं माला छोड़ो और भाला पकड़ो, ऐसे कट्टरता बात करते हैं, कहते हैं माला छोड़ो और भाला पकड़ो और मारो भगाओ, ऐसी बात करते हैं। तो हमें बात करने में क्या परहेज है? हम कौन सा अहिंसा का धर्म का पालन कर रहे हैं? हम भी कहते हैं अगर ऐसी बात है तो आ जाइए फील्ड में, फिर हमें लोग भी देखते हैं। आप तो भाला पकड़ने की बात करते हैं, हम लोग तो भाला पकड़ के पैदा हुए हैं। तीर धनुष तो हम लोग का जमीर में बसा हुआ है। अगर वैसी बात है तो आप अमेरिका में रह रहे हैं, आप लंदन में रह रहे हैं, आप पेरिस में रह रहे हैं, कितना दिन आइएगा वहां तो हम स्थानीय हैं। और नहीं तो वहीं से शुरू होगा फिर झुमरा पार्ट 2। ध्यान रखा जाए इस बात का। और जितनी भी सरकारें हैं, देखिए हमारी सरकारें जो है, तभी हमें से हड़कंप मचेगी जब हम एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। तो मारंग बुरुंग सुसार समिति के द्वारा 10 जनवरी को आह्वान किया गया है। उस दिन आइए। और 15 जनवरी को जो हमारे मकर संक्रांति का मेला लगता है, हम लोग पहाड़ में मेला जो देखते आए हैं सदियों से, हम लोग भी देखेंगे और देखते हैं कौन रोकता है। वहां लिखा हुआ है कि अनाधिकृत ट्रैकिंग। अनाधिकृत क्या होता है? मतलब आप पहाड़ चढ़े तो आपसे पूछेगा कि आप क्यों पहाड़ जा रहे हैं, कह दिए घूमने, कह नहीं जाना आपको, अनाधिकृत है। आप पहाड़ में जाइएगा छगरी पटरू के लिए, बकरी के लिए अगर पल्हा लेने तो कहेगा क्यों जा रहे हैं, बकरी के लिए पल्हा लिए, अनाधिकृत है, नहीं चढ़ सकते। आपको किसी वजह से रोक सकता है। आज भीड़ है, आज मुद्दा गर्म है, तो हो सकता है आपको छूट दिया जाए। लेकिन जब ये नोटिफिकेशन लागू हो जाके आ जाएगी, जब गैजेट पास होके यहाँ आ जाएगी, तो आपको किसी भी तरह से रोक सकता है। अभी इसका ताजा उदाहरण है, 7-8 दिन की पहले का उदाहरण है, जो स्कूली बच्चों को रोक दिया गया था। उसके बाद एक अभी वीडियो वायरल हुआ है, जो ऊपर चढ़ने पर एक जैन महिला बोलती है कि तुम लोग का औकात ही क्या है, क्यों चढ़ने आती हो यहाँ पर, तुम्हारा क्या है, बताओ। जिसका जगह है, जिसका जमीन है, जिसका जंगल है, उसी को बता देता तुम्हारी औकात ही क्या है। और एक वीडियो आता है, उसमें एक वीडियो बना रहा होता है को तो चप्पल जूता ऐसी किए। पारसनाथ में तुम एक दिन आग बुझा के दिखा दो ना बिना चप्पल जूता के, तब तुम्हारी औकात को जानेंगे कितना औकात है। सब हवा टाइट हो जाएगा। हवा 4 घंटा हम लोग बोतल का पानी लेके 5 लीटर चढ़ते थे, तो करीब पानी चढ़ने में, आग बुझाने के क्रम में चढ़ने में खत्म हो जाता था। और आग बुझाने में 6 से 7 घंटा आग बुझाए हैं, 6-7 घंटा। और वैसा खाई में बुझाएं कि वहां से गिरोगे तो लाश तक का पता नहीं चलेगा। वहां जाके आग बुझाए हैं, तब आज हम वो बातें कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम कोई भी बातें अनर्गल कर रहे हैं। अगर हमारा पीछे का वीडियो जाके देखिए, आपको एक वीडियो सबूत के तौर पर मिलेगा। रात भर बिता के आए हैं बिस्कुट और पानी में, वो आदमी है। और अभी मैं बता रहा हूं,
अभी फरवरी आने, मार्च आने दीजिए, मार्च अप्रैल मई जून, ये 3 महीना पूरा पारसनाथ जलेगा और उसका वीडियो मैं सबूत के तौर पर दूंगा। देखता हूं कितना जैनिज्म आते हैं, कितना जैनी लोग आते हैं पारसनाथ की सुंदरता को बचाने के लिए, कितना पुलिस फोर्स लगाते हैं। किसी के बाप का हिम्मत नहीं कि पारसनाथ के आग को बुझा दे। आज तक के इतिहास में किसी का बाप का औकात नहीं था कि पारसनाथ को आग को बुझा दे कोई। इतना खाई, इतना घना जंगल, इतना क्या बोलते हैं पशु पक्षी, इतना सांप सियार हुंडार, तो एक से एक जंगली पशु, बाघ, हाथी सब भरा पड़ा है उसमें। किसी का हिम्मत नहीं होता घुसने का। हम लोग वहां रात में जाके बुझा के आए। मधुबन का टीम, हम लोग का इधर का नीमिया घाट, तपचाची, गलागी का टीम, हम लोग ये काम करके आए हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग को पीड़ा थी, हम लोग का वो दर्द था, हम लोग की उसमें अस्मिता जुड़ी हुई थी, हमारी पहचान जुड़ी हुई, इसलिए हम उसको बचा के आए। सबसे बड़ा जंगल पूरा दुनिया में अमेजन का जंगल है, जो दुनिया को 20% ऑक्सीजन सप्लाई करती है। उसके बाद एशिया का सबसे घना जंगल सारंडा का जंगल है। उसके बाद आता है पारसनाथ का जंगल, जो हमारा जंगल है। उस जंगल के अस्तित्व जब सबसे ज्यादा आग के कारण लुप्त हो रहा है, खत्म हो रहा है, अवैध कटाई के कारण हो रहा है, और आप उसको इको सेंसिटिव जोन से हटाने की बात करते हैं, अति संवेदनशील क्षेत्र से हटाने की बात करते हैं, और कहते हैं कि हम पारसनाथ को बचाएंगे। अरे आप कैसे पारसनाथ को बचाइएगा इको सेंसिटिव जोन से हटा के, अति संवेदनशील क्षेत्र से हटा के? आप सोचिए कि एक घर को बचाने के लिए 5 गो बाउंड्री लगा हुआ है। एक बड़ा बाउंड्री है, एक छोटा बाउंड्री है, एक उससे छोटा बाउंड्री, एक उससे छोटा बाउंड्री है। अरे लोग कहता है कि हम बड़ा बाउंड्री को तोड़ के हम सुरक्षा प्रदान करेंगे, फिर उसका छोटा बाउंड्री को तोड़ के कहेगा सुरक्षा प्रदान करेंगे। तो और सुरक्षा कमजोर होगा कि मजबूत होगा? कोई हमें बताए। जब हम लोग घोरना घोरते हैं तो घोरना घोर के हम लोग घोरना करके मवेशी लोग को चर ना पाए, हमारा फसल सुरक्षित रहे, इसलिए हम लोग घोरना घोरते हैं। जब घोरना घोरते हैं और घोरना को हम फाड़ के कहेंगे, उसको हटा कर कहेंगे कि हम फसल की सुरक्षा करेंगे, मतलब तो ये तो वही बात हो गई कि बिलाई से हम कहें कि दूध की सुरक्षा करने देते हैं, बिलाई को हम लोग दे देते हैं कि तुम दूध का सुरक्षा करो। एकदम गलत अनर्गल बात है ये। ना तो वहां की सरकारों ने, ना केंद्र सरकार ने इसका निरीक्षण किया, ना जायजा लिया, ना यहाँ के राज्य सरकारों ने इसका निरीक्षण किया, ना जायजा लिया, ना अपना टीम भेजा। और ये टीम लोग भेजेगा क्यों? क्योंकि ये जो बड़ा बड़ा लोग है, जो पूंजीपति वर्ग है, इनके हाथों में है। ये डायरेक्ट हम लोग का साल भर का आंदोलन और इन लोग का 2 दिन का आंदोलन में देखिए कितना पावर, कितना हैसियत रखता है कि 2 दिन में सरकार, केंद्र सरकार को हिला दिया। और केंद्र सरकार को उसमें डिसीजन लिया बिना कमिटी बनाए हुए, आपातकालीन डिसीजन लेना पड़ा। समझने का विषय है। तो ये बहुत बड़ा उलगुलान है, ये बहुत बड़ा आंदोलन है। कहां तक लड़िएगा? आपका चारों तरफ से लूट मचा है। यहां लड़िएगा तो आपको अधार्मिक, फिर वही हम बात कह रहे हैं, अधार्मिक कह दिया जाएगा। समझने वाला विषय है। तो भाई जितने किसी को लगता है कि हम अधार्मिक हैं, हम नास्तिक हैं, तो ठीक है, हम नास्तिक ही हैं, लेकिन जब उजड़ेगा शायद हम ना रहें, लेकिन हमारे परिवार तो, हमारे आने वाली पीढ़ी तो रहेगी ना। आज हमारे बाप दादाओं ने जब वो जंगल बचा के रख दिया, वो तो आज हम लोग उस जंगल की सुंदरता, उस पहाड़ की हम लोग सुंदरता देख पा रहे हैं। अगर हम लोग ना बचा पाए तो शायद आने वाली पीढ़ी वो सुंदरता ना देख पाएगी। बाकी सबको जोहार। एक नया एपिसोड और एक नया डाटा, एक नया आंकड़ा लेकर हम कुछ दिन में फिर से आपके पास आएंगे। तब तक के लिए पारसनाथ की जो लड़ाई है उसमें भाग लीजिए। अपना खतियान की लड़ाई के साथ साथ अपना जल जंगल जमीन की रक्षा कीजिए। और झारखंड एक ऐसा भूभाग है, ऐसा यहाँ नहीं, जहाँ तक दुनिया के इतिहास में जहाँ भी औद्योगिक क्षेत्र हुआ, वो औद्योगिक क्षेत्र में ऐसा स्थिति उत्पन्न होता है, वहाँ सबसे ज्यादा अतिक्रमण होता है। तो उस जगह पे आपको वहाँ लड़ने के सिवा कोई उपाय नहीं बचता है। तो लड़ना ही एकमात्र उपाय है। पहले लड़ाई जब शुरू हुआ तो झारखंड अलग हुआ, महाजनी प्रथा खत्म हुई, साहूकारी प्रथा खत्म हुई, ठेकेदारी प्रथा खत्म हुई, ये सारी चीजें खत्म हुआ पहले लड़ाई में। और अब इस लड़ाई में हम लोग को अपना अस्तित्व को बचाने का है। जैन और आदिवासी इतने सालों से एक साथ मिलकर वहां रह रहे थे, लेकिन आज से कड़वाहट एक दूसरे के प्रति आ गई। इस पर विचार करना चाहिए। ठीक है राकेश जैन दादा, बहुत अच्छा सवाल किए। यही तो मैं भी कह रहा हूँ, यही मैं भी कह रहा हूँ कि आज से वहां पर, आज से आदिवासी और जैन समाज समन्वय बनाकर चल रहा था, लेकिन ऐसा आप लोगों ने क्या कर दिया जो कि आज कड़वाहट पैदा हो रही है। और कड़वाहट में देखिए वहां के
आदिवासी या मूलवासी के साथ साथ अगर समन्वय बनाकर नहीं चलें, वहां पर समन्वय बनाकर नहीं चलें तो आप तीर्थ यात्रा नहीं कर सकते हैं। इसकी गारंटी हम दे सकते हैं, इसकी गारंटी हम दे सकते हैं। अगर हम जम्मू कश्मीर जाते हैं तो कभी हम जम्मू कश्मीर में अगर वैष्णो देवी जाते हैं तो वहां स्थानीय मूलवासियों के साथ हम कभी बगावत नहीं करते, या कभी हम और भी अन्य पीठ जाते हैं, उत्तराखंड जाते हैं तो कभी हम उत्तराखंड के मूलवासियों आदिवासी के साथ हम कभी ये नहीं करते। लेकिन यहाँ ऐसा किया जा रहा है, यहाँ ऐसा शोषण किया जा रहा है, यहाँ जुल्म किया जा रहा है। और उस जमीन का दस्तावेज, उस जमीन का पूरा आंकड़ा हम लोग लेके रखें और 10 जनवरी को हम लोग पेश करेंगे। इसलिए 10 जनवरी को सब उसमें भाग लेंगे। सबको जोहार, धन्यवाद।